हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम समाकलन के आज, इंटीग्रेशन के आज एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। और आपको आपके सिलेबस में कौन सा एप्लीकेशन दिया गया है? आपके यहाँ पे क्वाड्रेचर आपको एप्लीकेशन दिया गया है। क्वाड्रेचर का मतलब होता है क्षेत्रकलन। तो समाकलन के अनुप्रयोग और आप में क्षेत्रकलन जो अनुप्रयोग है वो वाला अनुप्रयोग है हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि समाकलन गणित की शुरुआत जो हुई थी वो समतल क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हुई थी। तो इसमें भी हम क्षेत्रफल में क्या करेंगे? समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो अब हम जानेंगे कि समाकलन का वास्तव में उपयोग क्या है, कि समाकलन को हम दैनिक जीवन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, किसी समतल क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें किसी समतल क्षेत्र का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया ही आपका क्षेत्रकलन या क्वाड्रेचर कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसकी आपके हेडिंग दिया हुआ था, टॉपिक का नाम दिया था क्षेत्रकलन। तो इसका मतलब ये होता है कि समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ज्ञात करने की प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम क्षेत्रकलन या क्वाड्रेचर बोलते हैं हम। और देखिए, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? साधारण कर्व्स दिए हुए हैं, हम आएंगे सर्किल, वर्त है, दीर्घवृत्त, एलिप्स, पैराबोला ऐसे दिए हुए आएंगे। उनके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी भी आपको कोई भी कर्व दिया हुआ आएगा तो आप उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। साधारण कर्व आपको देख लीजिए, जैसे वर्त दिया हुआ हो, परवलय दिया हुआ हो, दीर्घवृत्त दिया हुआ हो, और वो भी केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए होंगे। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं दिए हुए आएंगे आपको वर्त के, ना आपको पैराबोला के, ना आपको एलिप्स के, ओनली स्टैंडर्ड इक्वेशंस के आपको निकालने हैं। क्योंकि आप अभी शुरुआत से सीख रहे हैं क्षेत्रफल में, तो आपके सिलेबस में यही दिए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आपको एक क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए किस टाइप से आप निकालेंगे क्षेत्रफल। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके इक्वेशंस क्या होते हैं इन कर्व्स के, जो हमारे कुछ काम आने वाले हैं। तो मैं पहले आपको वो बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्षेत्रफल की प्रक्रिया हम करते कैसे हैं। पहला आपका कर्व आता है वर्त, सर्किल आता है आपका। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड आप ध्यान रखें, सबका मैंने सबका लिख रखा है, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें और आप इनको इसी तरीके से आप कॉपी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएंगे। देखिए, सर्किल का इक्वेशन आता है x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे h और क्या है? ये वर्त के केंद्र है, सेंटर है। ये जो आपको वर्त दिया हुआ है उसका सेंटर ये है। देखिए, केंद्र h और k है। तो ऐसे आप इक्वेशन करेंगे। अगर आपको केंद्र 0 0 दिए हुए हैं, मूल बिंदु आपको ओरिजिन अगर केंद्र हो तो h और k की जगह आप 0 0 रख दीजिए। तो इसका इक्वेशन आपके पास ये बनेगा। r क्या है? वहाँ पे r इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। तो इस टाइप से वर्त का समीकरण ही होता है। इसको आप ध्यान रखें, इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं कुछ। और देखिए, उसके बाद पैराबोला की बात आती है, परवलय की। इसमें देखिए, आप जानते हैं परवलय हमारे दो प्रकार के आपने पढ़ी रखे हैं। एक तो आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और दूसरा आता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4a एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये इसका डायग्राम कैसे हम बनाएं। कई लोग इसके में ये वाला डायग्राम बना देते हैं और इसमें ये वाला डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बताऊं। देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay आता है। देखिए, इसमें तो एक्स स्क्वायर की 2 पावर दे रखी है, इसमें आपको y की सिंगल पावर दे रखी है। सिंगल पावर आपको जहाँ पे भी दे रखी होगी, आपको वहीं आपको पैराबोला खींचना है। देखिए, y यहाँ पे y पे दे रखी है सिंगल पावर, तो y के x के चारों ओर खींच दीजिए। आप यहाँ पे देखिए, y के चारों ओर मैंने ये कर्व बना दिया है यहाँ पे। इसमें देखिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका मतलब आपको x एक्सिस के चारों ओर ये बनाना है जो कर्व है पैराबोला का। तो आप इस टाइप से बना देंगे इसको। इस टाइप से आपको पैराबोला बनाना है। मैंने बिल्कुल आपको डायग्राम से समझा रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप इनको इसी तरीके से नोट कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि x अक्ष के ऊपर या y अक्ष के परितः है, अगर ये इक्वेशन ना दे, ऐसा भी आपको परवलय बोले, तो इसमें भी आपको यही इक्वेशन लेना है। तो मैंने इसके नाम भी लिख दिए हैं। अगर आपको बोले कि y अक्ष के परितः है, एक परवलय इस प्रकार का है कि इसको आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो हम बात करेंगे क्वेश्चन में। लेकिन आपको ऐसे बोले कि y अक्ष के परितः है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला इक्वेशन है। और y एक्सिस के परितः का मतलब ऐसे ही समझ रहे होंगे कि y एक्सिस है ये, तो y एक्सिस के चारों ओर कौन सा बन रहा? परितः का मतलब चारों ओर होता है, तो y एक्सिस के चारों ओर कौन सा वाला बन रहा है? यही वाला तो पैराबोला बन रहा है। तो इस टाइप से आपको ये समझना है। और इसकी नाभि 0a है और इसकी a0 आएंगी। सेम इसी टाइप से देखिए, x एक्सिस के परितः का मतलब x एक्सिस के चारों ओर, इसमें x एक्सिस के ऊपर है ये देखिए, और ये y एक्सिस के ऊपर होगा। तो इस टाइप से दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और इनके इक्वेशंस भी आपको ध्यान में रखना है, डायग्राम भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये तो हो गई पैराबोला की बात। देखिए, दीर्घवृत्त की बात करते हैं, एलिप्स की बात करते हैं। देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता है, जहाँ ए और बी क्या है?
एक्स एक्सिस पे अंतखंड को तो आप बोलते हैं ए और वाई एक्सिस पे अंतखंड को आप बोलते हैं बी। देखिए मैंने इस एलिप्स का ये डायग्राम बना रखा है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी आ रही है इसकी मूल बिंदु से, ये ए दूरी है, इसको आप दीर्घ अक्ष बोल रहे हैं। देखिए लंबी दूरी यही तो है, और ये छोटा है तो इसको आप लघु अक्ष बोल रहे हैं। ये बी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप बोलेंगे ए। तो इसके आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे a0, इसको आप लिखेंगे 0b, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस तो 0 तो है, एक्स एक्सिस तो ये 0b हो जाएगा। यहाँ पे y एक्सिस 0 है, इसलिए इसका डायग्राम हो जाएगा a0, इसके कोऑर्डिनेट्स a0 आएंगे। और नाभि दीर्घवृत्त की जो नाभि होती है ae, और यहाँ पे 0 है। ये आप जानते हैं, उसके अंदर एसेंट्रिसिटी आती है यहाँ पे। तो ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखे हैं। बस ये 3 ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में ध्यान रखने थे, और जो भी आप कुछ काम आएंगे वो मैं आपको वहीं की वहीं बताती जाऊंगी। तो देखिए अभी चलते हैं कि क्षेत्रफल हम करते कैसे हैं, इसके मेथड पे हम बात करते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ आएगा उसमें आपको साफ साफ नहीं लिखा हुआ आएगा, क्लियर नहीं लिखा होगा शब्दों में कि आपको इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चंस में, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको इंटीग्रेशन कब करना है और किसके रेस्पेक्ट करना है। ये भी आपको नहीं दिया हुआ होगा कि आपको किसके रेस्पेक्ट करना है। तो देखिए इसकी बात और मैं बता दूं। देखिए अगर आपको देखिए ये अलग टॉपिक है। देखिए अगर आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, और आपको बोल रहा है कि आपको x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक, ये आपको x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसमें क्या समझेंगे, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो देखिए ये तो पहली बात, y आपको किसका फंक्शन दे रखा है, f(x) का, x का फंक्शन दे रखा है। ये y इक्वल्स टू f(x) का मतलब y है वो x का फंक्शन है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। और किसका करेंगे आप, y का करेंगे। देखिए जो भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो y, और आपको इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट, dx के रेस्पेक्ट। और देखिए आपको दे रखा है कि x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक। तो ये देखिए x इक्वल्स टू a से लेकर b तक, क्योंकि x की तो लिमिट है ही, x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक। तो इस टाइप से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो आपको खुद ही समझना होगा कि आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है और किसका करना है, आपको इंटीग्रेशन लिमिट कैसे क्या लेनी है। तो देखिए सिंपल फॉर्मेट में आपको समझा देती हूँ, और बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर आपको x है वो y का फंक्शन दे रखा हो, और आपसे कह रहा हो कि y इक्वल्स टू a से लेकर y इक्वल्स टू b तक आपको क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। कोई भी आपको कर्व दे रखा होगा, किसी का भी आपको इक्वेशन दे रखा हो, कोई सी भी ज्योमेट्री दे सकता है, आपको वर्त दीर्घवृत्त दे सकता है, परवलय दे सकता है, तो वो तो एफ वाई की जगह वैल्यू आई जाएगी उसकी, वो तो हम बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करना है। तो देखिए इसमें आपको x किसका फंक्शन दे रखा है, y का फंक्शन, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। देखिए जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्षेत्रफल जो इसमें आएगा तो उसमें आप करेंगे dy, y के रिस्पेक्ट करेंगे, इसका करेंगे x का, और y इक्वल्स टू a से b तक करना है तो लिमिट्स आप a टू b लगा दीजिए। ये y की तो लिमिट है ये a टू b। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट और कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस। देखिए अगर देखिए आपको ये रेड पेन में मैंने ये रेड कलर का सर्कल बनाया है, अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप देख रहे होंगे कि इस वर्ग को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये वाला और तीसरा ये और चौथा ये, ऐसे कर सकते हैं हम इसको डिवाइड। तो देखिए आपको या तो इस वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो आप अलग अलग निकालेंगे या तो, और या दूसरा मेथड ये है, केंद्र है वो मूल बिंदु ही तो है ओरिजिन। देखिए आप एक काम इसमें सिंपल बनाने के लिए आप एक क्षेत्रफल का जो एक क्षेत्र इसका 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो एक पार्ट का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल आपके पास 20 आ गया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 यूनिट स्क्वायर आपके पास आ गया है, और ये कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे बोलते हैं सममित क्षेत्र। सममित का मतलब जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हो, सभी क्षेत्र समान ही हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई ज्यादा क्षेत्रफल हो, कोई कम हो, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सभी क्षेत्र ये लगभग सारे समान ही हैं ये। तो इस टाइप से आप एक का निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसे सममित क्षेत्र बोलते हैं। इस टाइप के हम इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो ये आपको मैंने पहले ही बात बता दी है कि सममित क्षेत्र किसे हम बोलते हैं। नंबर 11.1 देखिए एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि आपको पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका क्वेश्चन ये है, तथा जो आपको परवलय दिया गया है उसके नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास लिमिट्स भी नहीं दी हुई हैं,
और देखिए तो इसको आप इस क्वेश्चन को आप किस स्टेप से सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको ये तो दिख रहा होगा कि y है वो x का फंक्शन है, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसमें आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो x के ही रेस्पेक्ट करेंगे। और आपको लिमिट्स भी किसकी चाहिए, आप x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको अगर आप इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको लिमिट्स भी x की चाहिएंगी। तो देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए परवलय का डायग्राम ये बन गया है। देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x पे सिंगल पावर है, इसका मतलब मैंने x की तरफ इसका मुंह खोल दिया है। अब देखिए यहाँ पे बात आई है उसके परवलय और उसके नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नाभि लंब क्या होता है, नाभि से आप एक लंब खींच दीजिए, उसे नाभि लंब बोलते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो इस प्रकार का मैंने लिखवाया भी था आपको कि ये वाला जो परवलय आता है इसका नाभि कितनी होती है, इसकी नाभि होती है A0, नाभि इसकी होती है A0 होती है। तो A0 आप कहाँ लिखेंगे, A0 अब यहाँ आप लिख लीजिए, मान लीजिए A और 0 ये लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ से आप परवलय पे खींच दीजिए एक लंब। तो देखिए नाभि लंब हम यहाँ पे खींचते हैं। तो देखिए ये मैंने नाभि लंब खींच दिया है, ये जो मैंने लाइन खींची है ये है आपका नाभि लंब। अब आपको कौन सा क्षेत्रफल निकालना था, इस परवलय और नाभि लंब के बीच कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है, ये वाला तो एरिया आ रहा है, ये नाभि लंब के बीच जो मैं अब इसको कलर कर रही हूँ ये वाला तो एरिया आ रहा है, ये आपको क्षेत्रफल निकालना है इस एरिया का। देखिए आपको दिख रहे होंगे कि देखिए इसको मैं नाम देती हूँ, इसको O और ये A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया C। तो देखिए आपको क्षेत्रफल निकालना है OABC और वापस से आप O पे आ जाइए। यही होता है बंद जो आपके पास वक्र दिया होता है उसका क्षेत्रफल आप वापस उसी बिंदु पे आते हैं जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। होता है जिस बिंदु से आप स्टार्ट होते हैं उस बिंदु पर आपके वापस आना था। जैसे O से स्टार्ट हुए आप OABCO, ये निकालना है आपको। आप जानते हैं कि ये जो कर्व है जो हमने लाइन से मार्क किया है ये दो पार्ट्स में सम्मिलित हो रहा है। देखिए आप OABO का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसको डबल कर दीजिए तो आपके पास OABCO का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, मैं क्षेत्रफल को एरिया से कर देती हूँ, एरिया ऑफ OABCO। आप इसको पूरा लिख लीजिए OABCO का क्षेत्रफल। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ OABO, ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये एरिया है, ये ऐसे कर सकते हैं आप। तो देखिए आपको किसका एरिया निकालना है, ओनली अब OABO का। इसको हम डबल करते हैं, आपके कंप्लीट ये क्षेत्रफल आ जाएगा जो आपसे कह रहा है। इस परवलय और नाभि लंब के बीच का क्षेत्रफल तो पूछ रहा है आपसे, तो ये बीच का क्षेत्रफल यही होता है। तो देखिए अब आपको x के रेस्पेक्ट करना है तो आपको x की लिमिट्स भी तो चाहिएंगी। तो देखिए जो आपको एरिया निकालना है ये OABO का, तो ये x कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ये x और यहाँ तक निकालना आपको क्षेत्रफल। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आएगा, इस बिंदु पे x की मात्रा कितनी है, x का मान क्या है, x की वैल्यू कितनी है इस बिंदु पे, इस लाइन पे मान लीजिए यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है आपका पैराबोला। तो इस बिंदु पे x की वैल्यू है 0, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है ये। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे a है, तो आप इसको बोल सकते हैं x इक्वल्स टू a। तो देखिए x की लिमिट्स आपके पास आई हैं x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक। इसे निकाल लिए इसके कि देखिए आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक, a के बीच में ही तो आ रहा है और आपको x की लिमिट चाहिए थी। अब देखिए अब हम इसी को इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं तो आपको ये टोटल एरिया तो ये निकालना है। तो देखिए इसको हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे जब, तो देखिए आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, y का इंटीग्रेशन करना है। देखिए आपके पास आएगा 2 इंटू, आप इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। देखिए लिमिट्स, देखिए आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, y का। तो देखिए y इक्वल्स टू कितना आएगा, ये y इक्वल्स टू आपके पास आएगा अंडर रूट का 4ax। तो y की जगह मैंने लिखा अंडर रूट का 4ax। ऐसे किसका रेस्पेक्ट करेंगे आप, x के रेस्पेक्ट। x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी आपके पास, x की लिमिट्स आपके पास आएंगी 0 से लेके a तक। देखिए 0 से स्टार्ट है, a पे तो खत्म है, तो ये तो लिमिट हमने लगा दी है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो देखिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आप 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो 2 बाहर आएगा, अंडर रूट a भी बाहर आ जाएगा। अंडर रूट a तो कॉमन है तो ये कांस्टेंट है तो आप बाहर ले ही सकते हैं। तो 4 अंडर रूट a तो ये बाहर आ गया। आपको इंटीग्रेशन करना है 0 टू a अंडर रूट ऑफ x और ये dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। और अंडर रूट x का आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं कितना होता है, ये आपके पास आएगा 4 अंडर रूट a और ये आपके पास आएगा, देखिए लिमिट दे रखी है तो मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आता है 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और ये लिमिट 0 टू a। आपको लिमिट सोल्व करना आता ही है, एक बार अपर लिमिट x की जगह a रखें, एक बार 0 रखें। 2/3 तो कॉन्स्टेंट, इसको आप बाहर ले लीजिए और इससे जो भी आपका इससे आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपके पास 8/3
ए स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आएगा। कंप्लीट हो गया, इसका सोल्यूशन कर सकते हैं आप, तो ये आपके पास ये आएगा। अब देखिए इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, क्या निकाल रहे हैं आप, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल की यूनिट आती है स्क्वायर में, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, ऐसे लिख दीजिए आप इसको। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल जो आपको टोटल एरिया निकालना था। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं और कहीं ना कहीं आपके पास माइनस में आ जाता है तो उसको भी आप प्लस में ही बदल देंगे, क्योंकि जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही आती है। क्षेत्रफल होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आती है, तो उसे आप पॉजिटिव में बदल दीजिए। तो देखिए इस टाइप से आपको निकालना है। हमने 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया था इसका निकाल के, तो देखिए कंप्लीट इसका निकल गया है एरिया। आप इसको हिंदी में लिख दीजिए OABCO का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ OABCO, आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इस टाइप से आपको सोल्यूशन करने थे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसमें आपको दे रखा है कि वर्त का एक आपको एक क्वेश्चन दे रखा है x² + y² = 4। इसका मतलब लिखिए आपने वर्त का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये आता है आपके पास x - a² + y - k = r² आता है। लेकिन इसमें h और k नहीं दे रखा है आपको, x - h का होल स्क्वायर करते थे आप और प्लस में y - k का होल स्क्वायर करते थे। तो h और k नहीं दे रखा है, इसका मतलब h और k कितने हैं, 0 0 है, तभी तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है। तो जब केंद्र 0 0 आते हैं तो आपका इक्वेशन क्या आता है वर्त का, x² + y² = r²। तो r² करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी हुई 2। तो ये ऐसे करेंगे आप का आकृति बनाकर आपको इसमें yx व x = 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं वर्त का, उसके बाद ये दिखा। डायग्राम तो बना लिए हैं। अब देखिए ये आपको जो वर्त का इक्वेशन दिया हुआ है ये इस टाइप से दिया हुआ है, x² + y² 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इस टाइप से। और जिस वर्त का केंद्र 0 0 होता है उसका इक्वेशन आता है x² + y² = r²। इसका मतलब r = त्रिज्या कितनी है इस वर्त की, 2, ये आपको दिया हुआ है इसमें। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल किस किस का ज्ञात करना है आपको, yx, ये तो yx तो ये रहा आपका, और x बराबर 1 के मध्य है, तो x = 1 कहाँ पे आएगा, देखिए ये यहाँ पे तो x = 2 आएगा, क्योंकि त्रिज्या तो 2 ही तो होती है, सबका ही 2 ही आएगा। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो त्रिज्या ही तो है, यहाँ से तो ये 2 ही तो है, ये 2 r = 2 आपने निकाल रखा है, तो ये 2 आएगी आपकी यूनिट, कुछ भी मान लीजिए। तो इसका मात्रा कितना होगा 2, और y तो यहाँ पे है 2 0, आप इसको लिख सकते हैं। और तो देखिए आपको x = 1 निकालना है, 2 तो यहाँ पे आ रहा है तो 2 के पहले ही आएगी जो 1 है, तो इसके बीच में हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो x = 1 की आपको रेखा खींचनी होगी, तो इस रेखा को आप खींच दीजिए ऐसे, ये x = 1 की रेखा आ जाएगी। तो देखिए डैश की है वो x = 1 की रेखा है। देखिए 2 तो इधर आ गया और ये 1 इसके आगे आएगा या बाहर आता, तो आपको पता चल गया है 2 तो बाद में आता है, पहले 1 इधर आ चुका है, इसका मतलब तो 1 यहाँ पे इसका मैंने आधी दूरी पे 1 को बना दिया है। तो ये x = 1 की रेखा है, इस पे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ही होगी, चाहे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, x = 1 ही आएगा सब कहीं। तो ये x = 1 की रेखा ये आ गई। आपको क्षेत्रफल किस किस के बीच निकालना था, yx, तो yx कौन सा है, ये है yx, तो ये वाला yx है, और x = 1 के मध्य का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल ये आ रहा है इन दोनों के बीच क्षेत्रफल। तो आपको ये एरिया निकालना है, तो इसको मैं नाम देती हूँ। देखिए ये तो O मान लीजिए, आप इसको A बोल दीजिए, इसको B, इसको आप बोलिए C, और इसको आप बोलिए D, और इसको आप बोलिए E। आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, एरिया आपको निकालना है ABCDEOA का, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो देखिए इसमें भी आपके 2 पार्ट्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है OABCO और दूसरा बन रहा है OCDEO, ये बन रहा है। तो आप एक का निकाल लीजिए, उसको डबल कर दीजिए, दोनों क्या आ जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × एरिया ऑफ OABCO, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, OABCO। देखिए आपको ओनली ऊपर वाले एरिया का ये वाला एरिया निकालना है, और आप इसका डबल कर देंगे तो कंप्लीट आपके पास एरिया आ जाएगा। तो देखिए आपको ये एरिया निकालना रह गया है। तो देखिए इसमें आपको जो फंक्शन दे रखा है वो x का है या y का। तो देखिए आप x = y भी कर सकते हैं, y = x भी कर सकते हैं, तो लेकिन जनरली हम x के सापेक्ष ही समाकलन करते हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप y को ही x का फंक्शन माने। वैसे आप दोनों कर सकते थे इसमें कि आप x की वैल्यू भी तो y के सापेक्ष y के पदों में निकाल सकते थे, और y की वैल्यू भी आप x के पदों में निकाल सकते थे। इसका मतलब x भी y का फंक्शन है और y भी x का फंक्शन है। तो आप इसमें x के सापेक्ष भी कर सकते हैं समाकलन और y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम x के सापेक्ष ही करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो y है वो x का ही क्या है, फलन है। चाहे आप दोनों के सापेक्ष कर लीजिए, दोनों में से किसी के सापेक्ष करके देख लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखिए
अगर आप x के सापेक्ष करना चाहते हैं तो आपको y को x का फलन मानना पड़ेगा और हम वैल्यू निकाल लेंगे y की वहाँ से। लेकिन आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको x की लिमिट्स भी तो चाहिए। तो आपका मेन एम ये है कि OABO का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए, तो OABO को आप क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए x कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है इसमें, देखिए x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आपको x का क्षेत्रफल निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी इस लाइन पे, y एक्सिस है तो यहाँ पे तो x की वैल्यू आती है x = 0 और इस पे x की वैल्यू कितनी आएगी, दे रखा है आपको x = 1। तो x की लिमिट आपको मिल गई है x = 0 से लेके x = 1 तक। तो इस स्टेप से आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। और देखिए मैंने आपको बोला कि y को आप x का ही फंक्शन मान लें, तो मैं y की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ x के ही पदों में। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, ये बराबर है यहाँ पे, तो y = आप लिख सकते हैं √4 - x², ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया फंक्शन। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके इक्वल आपको चल रहा है आपका ये, तो 2 इंटू आपको एरिया निकालना है। तो एरिया में हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं ऐसे, y की जगह आपको लिखना है ये, तो ये आ गया 4 - x² और आपको इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना था, dx। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x = 0 से लेके x = 1 तक। तो x = 0 से लेके x = 1 तक ये लिमिट्स आ गई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये देखिए आपने 9th एक्सरसाइज में पढ़ रखा है इसका फॉर्मूला √(a² - x²। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते थे, आप करते थे x/2 √(a² - x² प्लस में a²/2 और 1/√(a² - x² कितना होता है, sin 1x/a, और ये करते थे आप। और लिमिट्स आप लिमिट्स की जगह रख देंगे। तो देखिए सेम वही मैं करती हूँ, 2 तो आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है यहाँ से और लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। तो ये आता था x/2, तो x/2 √(a² - x²। तो ये ऐसे कैसे मैं लगा देती हूँ, a की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई, ध्यान रखें इसको, 2 का स्क्वायर - x² लिख दीजिए इसको, तो a की वैल्यू 2 ही तो आएगी। अब देखिए a²/2, तो a² की वैल्यू तो 4 है ही, तो 4/2 ऐसे, और 1/4/2 1/√(a² - x² कितना होता है, sin 1x/2 आएगा। ये a की वैल्यू 2 ही तो है, तो x/2 ऐसे, और ये लिमिट्स रख दी 0 to 1। अब लिमिट्स को रख दीजिए एक बार, तो x की जगह 1 रखें पूरे टोटल में इसमें, और एक बार माइनस में करके x की जगह 0 रखें। जब 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो sin 1 0, इस पे ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको 1 वाली वैल्यू ही चाहिएगी, इसमें 0 वाली तो ऑलरेडी 0 हो ही जाएगी। तो ऐसे आप करके इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। मेन एम आपका ये था कि आपको समाकलन का यूज करके क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे कि हमें समाकलन के प्रयोग से क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप किसके सापेक्ष करें, इनकी वैल्यूज कैसे निकालें, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए डायग्राम बहुत ही इजी है। आपको डायग्राम बनाना है, लिमिट्स लेनी है, और आप सापेक्ष में आप प्रॉब्लम ना लें। आप देख लीजिए x y का फंक्शन आ रहा है या y x का फंक्शन आ रहा है। अगर दोनों ही एक दूसरे के फंक्शन आ रहे हैं तो आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखने की, अगर आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको x की लिमिट चाहिएगी, और y के आप सापेक्ष कर रहे हैं तो y की लिमिट चाहिएगी। और अगर आप y के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको फंक्शन में किसकी वैल्यू चाहिएगी, अगर आप y के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि x है वो y का फंक्शन है। अगर आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि y है जो x का फंक्शन है। और लिमिट्स आपको ध्यान पता ही है कि जिसके सापेक्ष करेंगे उसके आपको लिमिट चाहिए। तो बस ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होती है जो कि आपने इंटीग्रेशन में आसानी से ध्यान रखी हुई हैं, और आपने इंटीग्रेशन खूब बड़े इंटीग्रेशन आपने आसानी से सोल्व कर रखे हैं। जो 9th और 10th एक्सरसाइज आई थी इसमें तो आपके कुछ गिने चुने ही मेथड्स काम में आएंगे जो आप कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आपके सारे ये जो वाला मेथड है, जो इंटीग्रेशन आपका है, ये वाला बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बार बार में काम आएगा इससे रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले पढ़ रखे हैं इस टाइप के। तो इसी टाइप से आपको ये करने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने आपको सर्किल, पैराबोला, इलिप्स इनके फॉर्मूले लिखवा रखे हैं इनको आप अच्छे से याद कीजिए ताकि आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम में ना हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।